हेलो दोस्तों, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कीवर्ड्स में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले मैंने जो आपको सौरमंडल के टॉपिक पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे और जो उससे रिलेटेड पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने उनको बताया था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे स्थल मंडल को कि जो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बने थे या जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में उन सभी को लेकर आए हैं। तो 2001 से लेकर 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और यहाँ पे आप 45 डे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो इस वीडियोस को ज्वाइन करें और इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरीके के कोई प्रश्न है आपके तो ज़रूर पूछें। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें से कम आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आप यहाँ से 9 से 12 नंबर जो है कवर करते हो सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल से। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नंबर आपके होते हैं वो कवर होते हैं स्थल मंडल, सौरमंडल, वायुमंडल और जल मंडल से, जैव मंडल से। और बाकी जो है जिनका पोर्शन है वो 3 से 4 नंबर में सभी आ जाते हैं। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा होने वाला, लेंथी होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को जो आंसर की राइटिंग है आपकी कीवर्ड्स राइटिंग के अकॉर्डिंग जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं लेकर आई हूँ और इनको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद 45 डेज़ में ही हम जो है एक एक टॉपिक को क्लियरली जो है डिस्कशन करेंगे, उसका अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है जब हम 12 से 13 दिन रह जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियोस को अंत तक देखिएगा, दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा क्योंकि पढ़ते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्रश्न ज़रूर करें, क्योंकि जब तक कि आप पूछोगे नहीं तब तक कि आप समझोगे नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे स्थल मंडल का। ये सन 2001 से लेकर सन 2021 तक के प्रश्न हैं और यहाँ पे ये स्थल मंडल से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। सबसे पहला है जो पूछा गया था कि समुद्र तल का स्थल की ओर बढ़ना जो है किस तरीके का होता है, तो ये ऋणात्मक संचरण होता है हमारा। इसे वन लाइनर भी आप कह सकते हो, की वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स भी कह सकते हो इसे। और ये जो है एक निचोड़ है एक तरीके का। आपको अगर आपको सीरियसली टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है तो ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं दोस्तों। और 45 डेज़ में आप इन्हें कंप्लीट पाओगे और जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप इस साल का जो एग्ज़ाम है उसे ज़रूर क्रैक करोगे। तो सीरियसली पढ़ना है तो प्लीज़ 45 डेज़ के चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें और डेली जो है अपना टाइम दें और उसके बाद रिवीजन भी करें। ठीक है, भ्रम जो आपकी भ्रंश घाटी है, जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, और जर्मन में भ्रंश घाटी को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था हमारा सन 2001 में, जिसे कि हम ग्रेबेन कहते हैं। और सर्वप्रथम इसका जो ग्रेगोरी नामक जो है गर्भशास्त्री ने इसे पूर्वी अफ्रीका महान भ्रंश घाटी को देखकर इसका जो नाम था ग्रेबन रखा था। अब ब्लैक पर्वत क्या है या हट्स पर्वत क्या है, तो दो भ्रंशों के बीच उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, भू संचरण की दृष्टि से पृथक परिस्थितियों का परिणाम जो होता है उसे ही हम ब्लैक पर्वत या हट्स पर्वत कहते हैं। सिल क्या है, तो मैग्मा श्रेष्ठ के समांतर परतों में फैलकर समावर्त अर्थात मैग्मा कठोर द्वारा निर्मित जो समानांतर चादर है उसकी मोटाई 1 मीटर से सैकड़ों मीटर हो सकती है और 1 मीटर सिल सीट जो है कहलाती है। तो जो 1 मीटर की आपकी जो सिल होती है, एक पत्थर होता है, उसे ही हम सिल सीट कहते हैं। और ये देखिए जो ज्वालामुखी है इसका ज्वालामुखी का केंद्र है और जब ये क्या कहते हैं बाहर की ओर फैलता है और कठोर हो जाता है तो समानांतर चादर बनती है और इस चादर की जो मोटाई होती है वो 1 मीटर होती है तो इसे सिल कहते हैं और इनकी जो बनी होती है उसे ही सिल सीट कहते हैं। यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो ये है ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी, अब मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, पर यहाँ पे जो मोस्टली जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक यानी स्थल मंडल यानी हमारी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं आप बुक लेते हो और प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो यहाँ पे जो है आपको निचोड़ मिलना है। बाकी आप जो चीज़ें प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर पेपर सॉल्व करोगे तो यहाँ मैं आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ अपने साथ ही साथ। और
इसके साथ ही साथ जो इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकलेंगे उनके अंदर का जो है वो सारा हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये पढ़ ले रहे हैं कि दोमट मिट्टी जो है इसमें बालू का कितना % रहता है, गाद कितनी रहती है और मृतिका की मात्रा कितनी रहती है। तो दोमट मिट्टी में रहती है 40% जो रहती है आपकी बालू रहती है प्रतिशत तक के, और गाद व मृतिक की जो मात्रा रहती है 20% होती है दोमट मिट्टी में, ठीक है। कपास इसमें ज़्यादा अच्छा जो है हमारा दोमट मिट्टी है इसमें, सॉरी माफ़ करिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि चट्टानों में घुलनशील कौन होता है। तो भूमिगत जल द्वारा रासायनिक ऋतुक्षरण यानी विलयन की जो क्रिया होती है इसमें जो है कार्बनिक ऑक्साइड जल, चूना पत्थर जो है डोलोमाइट एवं खड़िया जैसी घुलनशील पदार्थों को तेजी से घुलता है, जिससे कि विशेष स्थलीकरण के निर्माण होते हैं और इन कृतियों को ही क्रिस्टल स्थल कृतियाँ कहते हैं। तो पूछा गया था कि भूमिगत जल में जब रासायनिक ऋतुक्षरण होता है तो उससे जो है किस प्रकार के जो कृति बनती है, तो उसे क्या है क्रिस्टल स्थल कृतियाँ कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगली बार जो है इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भूमिगत जल है उसमें रासायनिक ऋतुक्षरण में क्या घुलनशील रहता है, तो वो होता है चट्टानों में घुलनशीलता अधिक होती है, ठीक है। क्या चीज़ घुल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चूना पत्थर जो है, डोलोमाइट खड़िया है, वो इसमें शीघ्रता से घुल जाती है। अब बात करते हैं कि इन्हीं चट्टानों के ऊपर बात करते हैं कि दिल्ली का लाल किला जो है, अभी आप सोचोगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का नहीं है दोस्तों, ये हिस्ट्री में वो इमारत बनी थी। अब ये पूछा जा रहा है कि किस पत्थर से बनी है, तो ये बलुआ पत्थर से बनी है, जिसे कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। शाहजहाँ ने स्वर्ण युग में इसे बनवाया था, जिसे कि स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारत है, जिनमें से जैसे देखिए अब शाहजहाँ की ज़रूरी नहीं है यही इमारत पूछी जाए, अब ताजमहल भी पूछ सकते हैं, आगरा का लाल किला भी आगरा का किला पूछ सकते हैं, मोती मस्जिद पूछ सकते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद पूछ सकते हैं, दीवाने खास पूछ सकते हैं। और इनमें जो पत्थर लगा है उसके बारे में, उसकी जो कलाकृति है उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर उसके पत्थर के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपका ज्योग्राफी से ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन था कि पामीर का पठार जो है उसे विश्व की क्या कहा जाता है। तो संसार की छत जो है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। इसके अतिरिक्त जो है इसे अभिहित भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगले पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 840 मीटर और महासागरीय खंडों की जो गहराई है वो 3800 मीटर है। तो यहाँ पे जो है कि जो आपके स्थल मंडल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई जो है वो उच्चतमीय जो है वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है। तो किस वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप यूपी टीजीटी में बैठना चाह रहे हो तो ये आप मेरे से लिखित ले लो कि 100% जो है आपका पेपर जो है इसी से बनेगा, इसी एनालिसिस और जो इसके बाद हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे उससे ही बनेगा। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो में डिस्कस किया था और ब्रह्मांड पढ़ा चुकी हूँ मैं, उसकी उत्पत्ति पढ़ा चुकी हूँ, और ये जो है हमारा स्थल मंडल है इसके भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जो है हम इसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, तो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जब पूरा सिलेबस पढ़ लो और फिर पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, और दूसरा ये होता है सबसे बेहतर तरीका जो होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखो फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, यानी आप नक्शा पहले देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप दिशा निर्देश के अनुसार चल सकते हो, या फिर आप चलना पहले शुरू करो और नक्शा बाद में लेकर चलो। तो उसमें है जो आपको काफ़ी समय लग सकता है, परंतु आपके पास अगर एक दिशा निर्देश है, एक लक्ष्य है, आपके पास पहले से ही पता है आपको जाना क्या है, किस दिशा में जाना है, तो आसानी से कम समय में और शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। तो यही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को हमेशा जो है पहले आपको देखना चाहिए, फिर सिलेबस, एंड देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद उनको डिस्कस करना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ वही कर रही हूँ कि मैं भी आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आई हूँ, और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके आप यूट्यूब पे बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उसके पढ़ाने का सिर्फ तरीका ये है, मोटिव ये है कि इसे वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है प्रीवियस ईयर पेपर को। देन उसके बाद आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, और इसके बाद जो इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकले हैं
उनको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी। और देन उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को करने के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, देन उनको भी सॉल्व करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ से आपको जो है ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप एग्ज़ाम भी क्रैक करोगे। बस 45 डेज़ आप यहाँ पे अपना रूटीन जो है मेंटेन करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो भूगणित एवं भू भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है उसके अनुसार औसत मोटाई क्या है, तो इसकी औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। और ये टर्शियारी युग में जो निर्मित अल्पाइन पर्वत है वो किस युग में निर्मित है, तो ये है टर्शियारी युग में ये निर्मित है। और यूरोप का जो अलाप्सा, दक्षिण अफ्रीका का जो एटलस और दक्षिण का एंडीज पर्वत है वो सभी इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, जब कभी ज्योग्राफी में आप टीजीटी दो या फिर पीजीटी दो तो उसमें क्या है कि आपके नदियाँ, पहाड़, दर्रे, उसमें बांध और झरने जो है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और वो किस काल के हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, सीक्वेंस लगाने को पूछी जाती है जो कि हमारे स्थलमंडल के अंतर्गत ही आता है। अब जो यहाँ पे स्विस के अनुसार भूपट परतें हैं जो, और जो हमारी शैलें हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आपके 3 से 4 क्वेश्चन सेल से, आपकी हवाओं से, और मोस्टली जो आपके कह सकते हैं कि आपकी नहर हो गई, आपके बांध हो गए, आपकी पर्वत हो गए, इनसे ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको इनको भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप नक्शा लेकर पहले देख लेते हो कि दिशाएं कौन कौन सी है और किस दिशा से आसानी से निकला जा सकता है, तो आप उसके बाद बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। परंतु अगर आप पहले सिलेबस, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर और फिर आप पढ़ना शुरू करते हो तो वो बहुत ही टफ जो है एक मेथड हो जाता है। बट आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेनगर्ड की जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है हर बार आया है, ज़्यादातर आया, घुमा फिरा कर पूछा गया है। और ये जो है आपका सन 2021 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन आप इसको तो बस अंडरलाइन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसके जो मेन पॉइंट है उन्हें ध्यान से देख लें, तो आपका जो एग्ज़ाम है ज़रूर आप क्रैक करोगे। मेन पॉइंट जो है आपको उस पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ सारा नहीं पढ़ेंगे, सरलता से और सटीक पढ़ेंगे जिससे कि हम एग्ज़ाम जो है क्रैक करें। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अब देखिए, हम इसे जानते हैं कि वेनिगर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो क्या है। तो वर्तमान में भौगोलिक एक रूपता को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया था। और जो इसकी स्थापना थी इसे जिगसॉ फिट भी कहते हैं। और कार्बनिक युग में एक पृथ्वी के स्थल के आसपास जुड़े हुए भागों के लिए था और वेनिगर ने इसे प्रस्तुत किया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि पैंजिया जो है वो हमारा महाद्वीपों का है और पैलथालसा जो है वो हमारा महासागर है। तो ये जो है आपका सन 2021 में एक क्वेश्चन आया था, या फिर आप एनवीएस में हो, केवीएस में हो, इसमें भी ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया कि जो आपका वेनिगर है उस टाइम पर जो एक ही महासागर था और एक ही महाद्वीप था, तो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम देखिए पैंजिया था जो हमारा महाद्वीप था, और महासागर जो था हमारा वो पैथालसा था। ठीक है, तो वृहत जो यहाँ पे महाद्वीप है उत्तर व दक्षिण की दिशा में टूटने के कारण तथा महासागरों के अभिनय स्वरूप के कारण जो विकास हुआ, और उसके टूटने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और पलावनशीलता का बल जो है ज्वारीय हो गया। और प्रथम प्रवाह जब हुआ तो क्या हुआ कि प्रथम प्रवाह में भूमध्य रेखा का गुरुत्वाकर्षण बल और जो प्लावनशीलता थी उस बल के कारण जो था वो खिसकने लगे। और द्वितीय प्रवाह में क्या हुआ कि पश्चिम की ओर सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल पड़ा, जिसके कारण वो खिसकना शुरू हो गए। ध्रुवों के महाद्वीपों का जो उठान शुरू हो गया, क्योंकि वो दबाव जो था एक प्रेशर बनने लगा, जिससे कि उसका उभार शुरू हो गया और बीच से पृथ्वी चपटी हो गई। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे है महाद्वीपों का जो प्रवाह था वो ध्रुवों के स्थल की ओर होने पे रूप में ही था, और इसे ही हम वंडरिंग ऑफ पोल कहते हैं, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस तरीके से दिखती है, गोल होती है, और यहाँ पे जो है हमारी यहाँ से जो है उभार होता है उत्तरी और दक्षिण से, और बाकी जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महासागरीय तल से उच्चावच मंडलों को सर्वाधिक विस्तार जो होता है कैसे होता है। तो गहन सागरता मैदान जो है वो आपका 75.9%, यानी महासागरीय जो है मग्न तट है वो 8.6%, महाद्वीपीय जो है वो 8.5%,
और महासागरीय मैदान जो है 75.9%, और महासागरीय गर्त जो हैं आपके वो यहाँ पे कितने हैं 7% है। अटाकाम मरुस्थल जो है वो कहाँ है ये पूछा गया था, तो दक्षिणी अमेरिका में ये मरुस्थल है और ये चिली में है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 1,80,000 में फैला हुआ है आपका, ठीक है, 1,80,000 में। मैदान की अगर बात करें यहाँ पे, तो मैदान जो है आपका 500 फीट से कम ऊंचाई वाले होते हैं, उसे भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। और बाकी जो प्रकार हैं उनके क्या हैं, वो हैं उष्णकटिबंधीय घासीय भूमियाँ, जिसमें कि सवाना जो कि अफ्रीका में है, कंपोज जो कि ब्राज़ील में है, लानो जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में है। शीतोष्णकटिबंधीय घास की जो भूमियाँ हैं उसमें पेरी जो कि अमेरिका कनाडा में पाई जाती है घास। तो घास से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपके स्थल मंडल से रिलेट करके ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें कि पेरी अमेरिका कनाडा में होगी, पंपास अर्जेंटीना में होगी, वेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका, टाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेफी जो है यूरेशिया और कंट्रिया न्यूजीलैंड में। पृथ्वी के जो इर्द गिर्द चट्टानें हैं वो बाहरी परतें हैं, और ये बाहरी परतें ही जो क्या है हमारी क्या है उनके देखते हैं। तो भ्रूपटि इसकी जो है ऊपरी परत है और इसकी ऊंचाई जो है 33 किलोमीटर। इसे ही स्वेज के 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। उपज की अगर बात करें तो मिट्टी में इसे शामिल किया गया है दोमट और खाद मिट्टी, जिसमें उपज मिट्टी इसमें जैविक एवं रासायनिक अन्य पदार्थों की अधिकता होती है। तो उपज मिट्टी के किस में शामिल किया गया, दोमट मिट्टी जो है उसमें गाद, चीका, बालू और मिश्रित होता है अनुपात इसमें, ठीक है। जैविक पोषण भी अधिक होते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी दोमट मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। अब समुच्च रेखाएं क्या है, समुद्र तल के ऊपर स्थानीय होने वाली जो मिलने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें ही कहते हैं। और समदाब रेखा जो है कल्पित रेखा, ये समुद्र तल के बराबर यानी बराबर घटाए हुए हैं। और समान दाब व कल्पित रेखाएं वैसी होती है जिसमें समान तापमान वाले स्थानों पर मिलती हैं। विश्व में सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़ी घाटी जो है 3 ओर से स्थल की ओर घिरे वाले भाग को हम घाटी कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ी घाटी मैक्सिको में है जो कि समुद्र के स्थल में है, और इसे मध्य स्थल में रखा गया है तथा समुद्र के मिलान की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दक्कन दर्रा दक्षिण की ओर अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के बीच 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जो कि अंडमान के बड़े द्वीप 4 हैं और उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान में है। अगला क्वेश्चन था कि भूकंप जो है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है। भूकंप से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनते रहते हैं कि इसका जो मापन यंत्र है वो क्या है, और इसे किसने खोजा था, और इसकी इकाई क्या है, पैमाना क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है। और सबसे बड़ा जो भूकंप था वो कहाँ पे आया, किस सन में आया, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो भूकंप के भूकंपी केंद्र को लेकर पूछे गए। और भूकंप केंद्र क्या है, भूकंप कहाँ पे सबसे पहले जो है प्रदर्शित होता है, भूकंप की लहरें कितनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो तरंगे क्या हैं, कितने प्रकार की, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके यूपीटीजीटी में जो है आपके ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो फिलहाल तो हम भूकंप का केंद्र पढ़ते हैं कि भूकंप का केंद्र ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है जैसे भूकंप अभिकेंद्र होता है। भूकंप के उद्भव स्थान के उसका केंद्र होता है, और इसके निकट ही PSL यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग जो आपकी होती है वो लॉन्ग आपकी जो होती है तरंगे होती हैं, और इन तीनों प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर तरंगे अपने मार्ग बदल कर भीतर की ओर जो है अवतल मार्ग पे यात्रा करती हैं, ठीक है। अब मरुभूमि को रोकने हेतु जो उपाय हैं वो क्या हैं, तो हमें जो है वायु, जल, भूमि तीनों प्रकार के नवीनीकरण को रोकना होगा। और मरुभूमि की सहायक जो होती है वो क्या होती है, अवैज्ञानिक सिंचाई जो होती हैं, और जल जमाव है और अपरदन जो है, इन तीनों से जो है हेल्प करके हम इसे रोक सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व की पहाड़ियाँ हों या फिर भारत की पहाड़ियाँ हों, इनसे लेकर क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं यूपीटीजीटी और पीजीटी में, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो। और यहाँ पे देखिए, जैसे अब ये शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र में जो बवर है या तराई है,
तो जो दलदलीय भाग होता है उसे यूपी में या जो मध्य भारत के देश राज्य लगते हैं उन सभी में तराई कहते हैं। जैसे कि शिवालिक गिरिपथ प्रदेश में सिंधु के तीस्ता नदी तक के बवर पाया जाता है और गिरित पर होने के कारण इसे भारी पत्थर कंकड़ बजरी लाकर जो है एक तरीके से जमा कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे नदियाँ जो हैं जा रही हैं और यहाँ पे इस तरीके से नदियाँ जा रही हैं और यहाँ पे गिर के ईंटें कंकड़ पत्थर जो होता है दलदलीय भूमि बना लेता है और फिर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे दलदल बना देता है और फिर ये जाकर आगे बनता है। तो ये जो चीज़ है, ये वाला एरिया, ये हमारा भवन हो जाता है, ठीक है। और तराई के दक्षिण का मैदान जो है पुनः वैसे ही दिखाई देने लगता है। अब दक्कन का जाल क्या है कि तप्ती नदी के दक्षिण में एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुजाकार का फैला हुआ है और उत्तरी पश्चिम सतपुड़ा विंध्याचल, उत्तर में महादेव मैकालू पूर्व से घटकर पश्चिमी घाट की सीमा पे बनता है और इस पठार को मुख्यतः लावा से बना हुआ है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। दक्षिण में यह पठार आपका 1000 मीटर ऊंचा है, परंतु उत्तर में इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। और ये चक्रवात है, उसके बाद लेटनाइट भंवर है और उसके बाद ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसे हम शाम के वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, तो शाम का वीडियो भी आप देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम शाम की वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे। और ये पर्वत जो है एक अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं आपके बार बार घुमा के पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे जो मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं यहाँ पे वो चीज़ लेके आती हूँ जिनसे कि आपके सन 2022 में भी क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि 22 में क्या आएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लोगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है मैंने, बट उसके साथ ही साथ उन पॉइंट को भी शामिल किया है जिससे कि आप सन 2022 में जो आपका टीजीटी पीजीटी है ज्योग्राफी का, तो उससे भी जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। मैं कह रही हूँ अगर नहीं मिलेंगे तो आप आके यहाँ पे चैनल को अनसब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बट अगर मिलता है तो शेयर भी करिएगा और आगे इसे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से 11 में जो क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और फिर आगे जो है आपका, तो ये जो है आपका कम से कम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। और उसके बाद ही आप जो है वायुमंडल पे पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगले में से हम फिर यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से हम इसको पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कैसा है, और ये सारी चीज़ें जो है नक्शा भी सारी डिटेल से पढ़ाई जाएगी। तो फ़िलहाल तो हम जहाँ पे अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं वहीं से वापस हम शुरू करेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और शाम की वीडियो में फिर हम इसके आगे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम जो स्थल मंडल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो रह गया था पिछला हमारा टॉपिक ग्रहों का, उसे कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है स्थल मंडल को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो 45 दिन का जो आपका चैलेंज है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका उसे ज़रूर क्रैक करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।